ये हिस्टोरिकल हेट्रेड क्यों है अफगानिस्तान का कि हमने इनको दिल से लगा के रखा है पास, और वो कह रहे हैं ये आपने हमसे पैसे कमाए हैं बजाय शुक्रिया अदा करने के। अब तो बात ये है कि हमला हमारे ऊपर हुआ है और हमने उसका जवाब दिया है और सिक्का बंद जवाब दिया है कि हम सीज फायर तब करेंगे अगर एक वेरीफाइबल गारंटीड एग्रीमेंट हो जाए, अफगानिस्तान ये बात मान ले कि ठीक है अब हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और उसके बाद बैठ के ये मजीद बातचीत करें। रमज़ान में दो मुसलमान मुल्क एक दूसरे की गर्दनों को पकड़े हुए हैं और दोनों तरफ खून बहाया जा रहा है। कौन जायज़ है कौन नाजायज़ है, दोनों अपने अपने तौर पे अपने आप को दुरुस्त साबित कर रहे हैं। एयर डिफेंस यूनिट्स जो हैं इंडिया की वो पहुंच जाएं, ये सैम्स जिनको सरफेस टू एयर मिसाइल लेकर अफगानिस्तान में, ताकि उनका दिफा कर सकें अगेंस्ट आर एयरफोर्स। और वाखान कॉरिडोर जो है वो एक छोटी सी पट्टी है जो पाकिस्तान बआसानी उसके ऊपर कब्जा करके डायरेक्टली अपने लिंक्स सेंट्रल एशिया के साथ इस्टेब्लिश कर सकता है, और पाकिस्तान के रिलेशनशिप सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ बेहतरीन है। ये जो अटैक किए हैं, जवाबी अटैक किए हैं ईरान ने, इसके अंदर अभी तक कोई बहुत लीथल अटैक नहीं आपको नजर आया, इवन इन गल्फ कंट्री, इवन अगेंस्ट इसराइल। तो ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, गल्फ स्टेट्स, ईरान, ये पूरा खिता जो है ये इस जंग की लपेट में आ सकता है। अगर ये सीरियस जंग हो गई फिर ये लंबी भी होगी, ये खतरनाक भी होगी। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान की ताज़ा तरीन एपिसोड के साथ मैं और हारून ख्वाजा आपके साथ मौजूद हैं, और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट भी हैं। अभी उनका तारुफ हारून साहब करवाते हैं, आज के मौजूआत भी आपको बताएंगे। हारून साहब, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू रजा। आज वी आर लकी टू हैव जनरल नईम खालिद लोधी साहब। शुक्रिया जन साहब आपकी तशरीफ आवरी का। बहुत मेहरबानी। ऑब्वियसली जन साहब को सब जानते हैं, मैं क्या इंट्रोडक्शन कराऊं। जन साहब पाकिस्तान फौज के हमारे प्राइड ऑफ आर्मी एंड कोर कमांडर मुल्तान रहे हुए हैं, डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान रहे हुए हैं, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हुए हैं। सिक्योरिटी अमूर के ऊपर उनकी बड़ी गहरी नज़र है। सिक्योरिटी अमूर के अलावा गवर्नेंस के इश्यूज के ऊपर जन साहब की बड़ी गहरी नज़र है। तो आज मुस्तफीद होते हैं जन साहब के ख्यालात से और उनके एनालिसिस से, स्पेशली कीपिंग इन व्यू जो सिक्योरिटी सिचुएशन मुल्क की बनी हुई है। तो रजा, आपकी इजाज़त से अगर मैं पहला सवाल कर लूं। प्लीज। जन साहब, फोकस तो हमने करना था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इशू का। दरमियान में ये ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल भी अब एक्टिव हो गया है ये फ्रंट। तो मैं शुरू करता हूँ अफगानिस्तान से, कुछ समझने की जरूरत वहां पे भी है, फिर रजा ईरान के ऊपर भी कुछ रोशनी डालेंगे। जन साहब, मैं थोड़ा सा शुरू करना चाहता हूँ, कुछ समझना चाहता हूँ कि ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। तो मेरा पहला सवाल ये कि मसला क्या है अफगानिस्तान को, ये हिस्टोरिकल हेट्रेड क्यों है अफगानिस्तान का, क्या वजह है कि हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ ही रहते हैं। हमारी जब इंडिपेंडेंस हुई थी तब से लेके तब भी इन्होंने हमें एक्सेप्ट नहीं किया था, बल्कि उससे पहले भी ये खिलाफ थे पाकिस्तान के बनने के। और थ्रू आउट फिर आप देखें 50 साल से ज्यादा हमने इनको होस्ट किया है, अपने भाइयों बहनों की तरह इनको रखा है। और आप देखिए कि वो यहाँ पे आके अब वो इंडियंस की जबान बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जी वो 50 साल आपने हमें रखा, तो पैसे तो आपको वर्ल्ड बैंक और IMF और ये यूनाइटेड नेशंस इन्होंने दिए है। अब ये किस किस्म का आर्गुमेंट है, मुझे आप बताइए कि हमने इनको दिल से लगा के रखा है पास, और वो कह रहे हैं ये आपने हमसे पैसे कमाए हैं बजाय शुक्रिया अदा करने के। मतलब सो मच सो जन साहब कि आप देखिए इनकी क्रिकेट टीम जो है, इनकी क्रिकेट टीम जो है उस जमाने में जब इनके मुल्क में कोई जाने को तैयार नहीं था, तो इंजामुल हक ने जाके इनकी क्रिकेट टीम को ट्रेन किया, वहां से ये बनी है क्रिकेट टीम। एंड लुक एट द वे इनकी क्रिकेट टीम बिहेव करती है हमारे साथ। तो ये क्या वजह, ये हेट्रेड की वजह क्या है जन साहब? जी, जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पहले तो ज़्यादा इस पे बात करने से पहले अगर पुरानी तारीख में जाएँ तो आपको पता है कि जितने हमलावर आते रहे सब कॉन्टिनेंट में, वो इसी इलाके से आते रहे, सेंट्रल एशिया, वाया अफ़गानिस्तान एंड ऑल दैट। तो वो हमें पहले महकूम समझते रहे, इसी तरीके से ट्रीट करते रहे। उसके बाद आज़ादी के बाद जब हमें मौका मिला तो हमने भी, जब भी कोई मदद अगर की तो उनको फिर बराबरी की सतह पर नहीं जाना, उनको यही समझा कि भई हम सुपीरियर हैं। और वो इस लास्ट एपिसोड के बाद भी हमने कोशिश की अपना बगल बच्चा बना के रखने की। तो ये, मैं अगर ये कहूँ कि ज्योग्राफिए के तौर पर एथनिक जो हमारी है विसिनिटी एक किस्म की
करीब करीब हैं, वो इस्लाम भी एक फैक्टर है। लेकिन जैसे पंजाबी में अगर आपने ये सुना हो ना, एक होती है शरीकादारी, कि चाचे मामे के बच्चे जो हैं वो हमेशा एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहते हैं, खिंचे हुए रहते हैं, कभी भी हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, लेकिन मैनेज करते रहे हैं हम इससे पहले। ये पहली दफ़ा अनमैनेजेबल हुए हैं। मतलब यूँ समझिए कि इससे पहले अगर आप हिस्ट्री देखें ना पूरी, के वो ठीक है, उन्होंने पहले में तस्लीम नहीं किया, लेकिन जल्दी तस्लीम कर लिया। फिर क जब भी उनको ज़रूरत पड़ी हम उनके काम आए। हमें तो शुक्र है उनकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ी। और ये ज़रूर है कि जब हमारी जंगें हुई इंडिया के साथ, तो उनकी तरफ से ये एश्योरेंस थी कि आप इस तरफ से बेफ़िक्र रहें। ये इधर से कोई हम आपके पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे। दैट वाज़ अ वेरी गुड सिचुएशन। And there were not very good situation, but situation as bad as now it was never there. तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें अगर कोई ये हिस्ट्री तो है ही है जो अपनी जगह पर मौजूद है। दो फैक्टर्स हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक तो ये कि ये जो सोशल मीडिया आया है और ये जो मेन मीडिया की इजारादारी कायम की है कुछ मुल्कों ने, और जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस ये सारे शामिल हुए हैं। तो लोगों के ज़हनों में शकूक व शुबहात, एक दूसरे के खिलाफ मवाद डालना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये आपको और मुझे और हम तीनों को ये सोचना चाहिए कि वो कौन से ममालिक हैं जो नहीं चाहेंगे कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के आपस में ताल्लुकात ठीक हों, और वो फिर क्या कुछ कर सकते हैं। ये ज़रूर हमें ज़हन में रखना चाहिए। ठीक है, हम एक-दूसरे की शिकायतें तो करते हैं। मसलन हम हमारी ये बड़ी पुख्ता बात है और मेरे ख़्याल सही डिमांड है कि जी आप अपना सरज़मीन क्यों इस्तेमाल होने देते हैं हमारे खिलाफ। लेकिन उनकी भी कोई डिमांड्स होंगी जिसका हमने कभी ज़िक्र ही नहीं किया, कि वो क्या हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे ये सारे इस मामले के बाद। और फिर ये कि हमने स्पेस स्पेस क्यों छोड़े रखी इतनी देर तक, कि हिंदुस्तान अगर हम जैसे-तैसे भी किसी तरीके से वहाँ पे स्पेस ना छोड़ते, तो हिंदुस्तान कभी भी वहाँ नहीं आ सकता था। वहाँ पर हमने वैक्यूम छोड़ा, और जिसकी वजह से और हम ही वो वैक्यूम पूरा कर सकते थे और कोई मुल्क नहीं कर सकता था, बाकी तो दे वर नॉट इंटरेस्टेड। चाइना कर रहा था, और ये अलबत्ता सोचने की बात है कि चाइना अपना रोल क्यों नहीं उस तरीके से प्ले कर रहा जैसे कि उसको जो कर सकता है, जो कि करना चाहिए, जिस तरीके से जो भी है। बहरहाल ये तो सारी बात हो गई ख़त्म। अब तो बात ये है कि हमला हमारे ऊपर हुआ है और हमने उसका जवाब दिया है, और सिक्का बंद जवाब दिया है। अब तो मैं समझता हूँ कि हमें अपनी पॉलिटिकल एफ़िलिएशन से बालातर होकर, अपनी इंटरनल डिस्कशंस को बिल्कुल बाला-ए-ताक रखकर, अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ सीसा अपलाई दीवार की तरह खड़े हो जाना चाहिए। क्योंकि इस वक़्त पाकिस्तान एक किस्म के घेराव में है। आप बाद में बात करेंगे ईरान की भी। आपको पता है ख़लीज फ़ारस में और पर्शियन गल्फ़ में, अरेबियन सी में कितनी फ़ोर्सेस मौजूद हैं, और जब इतनी फ़ोर्स मौजूद हो तो उनकी नीयत तब्दील होते हुए कोई देर नहीं लगती। तो अगर हमारे ये हालत है कि हिंदुस्तान के साथ आपकी लड़ाई है, अफ़गानिस्तान के साथ आपकी लड़ाई है, और वो मुसीबत में है ईरान, और साउथ में आपके फ़ोर्सेस बैठी हुई हैं, और ये जो भी ट्रायंगुलर नेक्सस है बिटवीन इज़राइल, इंडिया एंड अमेरिका। नाउ दिस इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड। इसमें किसी को कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। इन तीनों के कुछ ऐसे मफादात हैं जो बिल्कुल एक ही हैं। तो ये हमें सोचना चाहिए कि टाइमिंग्स जो हैं, जो कुछ हुआ है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, और विदिन 48 आवर्स फिर ये दूसरा काम शुरू हो गया है। तो क्या इसका कोई आपस में नेक्सस बनता है? अमेरिका पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहा है कि हम पाकिस्तान की साइड लेते हैं अफ़गानिस्तान के चक्कर में, और कहीं से जो अमेरिका ही के हलीफ हैं वो अफ़गानिस्तान की साइड ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख़्याल ज़रा समझने की हैं। मेरा अपना ख़्याल ये है कि पाकिस्तानी लीडरशिप ने बड़ी ज़हानत का मुज़ाहरा किया है कि बहुत तेज़ी के साथ, बहुत फ़ुरत के साथ एकदम जवाब दे के वेस्टर्न बॉर्डर पे दोबारा सीधे हो गए हैं, ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ अपनी तवज्जो कर दी है। आई थिंक दैट वाज़ द पॉइंट। जी, तो जन साहब, सो इन अ नटशेल आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, ये उन्होंने शुरू किया, हमने जवाब दे दिया, अब डी एस्केलेशन की ज़रूरत है, कुछ डिप्लोमेसी की ज़रूरत है, और हालात को नॉर्मलाइज़ करने की ज़रूरत है, और एक्सपेक्टेशंस जो हैं एक दूसरे की वो आमने सामने बैठने की ज़रूरत है, और एक्सपेक्टेशंस को एड्रेस करने की ज़रूरत है। ग़ालिबन अगर मैं समराइज़ करूँ तो ये जी, आपने आप बिल्कुल ठीक समझे हैं। सिर्फ़ इसमें एक चीज़ है कि अब चूँकि पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया बाकायदा, जिसका उनको मुँह तोड़ जवाब भी मिला।
वो ऐसे हमलों में कोई इतने अच्छे भी नहीं है हमारे मुकाबले में। पाकिस्तान ने अपनी पावर का अशरे अशीर इस्तेमाल किया है, बिकॉज हमें इस चीज़ का एहसास था कि हमारा असल दुश्मन के साइड पे बैठा हुआ है। लेकिन ये है कि हो सकता है पाकिस्तान ये डिमांड करे, और ये जायज़ होगी डिमांड, कि हम सीज़ फायर तब करेंगे अगर एक वेरीफाइबल गारंटीड एग्रीमेंट हो जाए। अफ़गानिस्तान ये बात मान ले कि ठीक है, अब हम अपनी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और उसके बाद बैठ के ये मज़ीद बातचीत करें। तो इसके इम्कानात कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान को टेम्परेरीली भी इस बॉर्डर को थोड़ा कूल डाउन करना पड़े, जब तक कि ये सारे हालात ठीक नहीं हो जाते, तो आई थिंक दैट विल बी अ प्रूडेंट अप्रोच, वो सही अप्रोच होगी। जी रजा। जी जी जनरल साहब, ये तो बहुत आपने अहम बात कही कि एक सेटलमेंट या वेरीफाइबल मायदा होगा, लेकिन आपको उसके इम्कानात क्या लगते हैं? क्योंकि अभी तक तो जिस तरह की हट धर्मी दिखा रहे हैं अफगान तालिबान भी, वो भी मतलब उसकी नज़ीर कम ही मिलती है। हमारे तो अब कितने दहाइयों से उनके साथ ताल्लुकात है, जैसे भी हारून साहब कह रहे थे कि उनको प्रोटेक्ट भी किया हमने, उनको जो फैसिलिटेट भी किया। लेकिन अब आप क्या समझते हैं कि वो चाहते क्या है पाकिस्तान से? क्या अब मतलब इससे ज्यादा हम क्या उनके लिए कर सकते हैं? मुझे इस चीज की आप सही कह रहे हैं। पहले तो हज़रत अली का वो कॉल याद आता है ना, कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। सही है। और फिर ये है कि हैरत इस बात की है कि रमज़ान में 2 मुसलमान मुल्क एक दूसरे की गर्दनों को पकड़े हुए हैं, एग्जैक्टली। और दोनों तरफ खून बहाया जा रहा है। कौन जायज़ है, कौन नाजायज़ है, दोनों अपने-अपने तौर पे अपने आप को दुरुस्त साबित कर रहे हैं। और साफ ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो मौक़िफ़ है उसकी हिमायत तो दुनिया करती है। कि हम तो और कुछ कह भी नहीं रहे, कोई डिमांड कर भी नहीं रहे। हम तो ये कहते हैं कि पीसफुल पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, और एक माशी तौर पे खुशहाल अफ़गानिस्तान हमारे लिए यही बहुत है। दोस्ती अगर हमारे साथ करना चाहें करें, नहीं करना चाहें ना करें। लेकिन अगर पीसफुल रहें और अपने लोगों का ख़्याल रखें, तो बस हमारे लिए वो काफ़ी है। उसके बाद शायद हमारे रास्ते खुल जाएँ सेंट्रल एशिया के लिए, और उनके साथ भी तजारत वग़ैरह हो जाए। बाकी अगर हमसे दोस्ती करना चाहें, उनकी मर्ज़ी है। मेरा ख़्याल जो आईएसपीआर ने बात कही है वो दुरुस्त है, कि आप फ़ैसला कर लें कि आपको टीटीपी और ये दाइश वग़ैरह के मुकाबले में पाकिस्तान मंज़ूर है कि वो मंज़ूर है। तो वो फ़ैसला भी उनको करना ही होगा। लेकिन साथ ही साथ इस चीज़ का, जिसका मैंने शुरू में ज़िक्र किया, कि हमारे ज़हनों में क्या किसी और ने तो कुछ नहीं डाल दिया, उनके ज़हनों में किसी ने कुछ और तो नहीं डाल दिया। इस चीज़ का भी इदराक होना चाहिए। हमारी सोसाइटी तो फिर भी थोड़ी-सी आप समझें कि मॉडर्नाइज़्ड है, और हम तो इस चीज़ को समझ सकते हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ। वो लोग तो इस चीज़ को समझ भी नहीं सकते। तो उनको उनकी ज़रूरत है, उनकी माशी ज़रूरियात हैं, जो भी हैं। तो बहरहाल मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि पहले की तरह, जैसे पहले भी मुखासमत होती रही है मुख्तलिफ मौके के ऊपर, लेकिन फिर सेटल डाउन होती रही है। जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारी ज्योग्राफी है, जो हमारी एथनिक एफिलिएशन है, जो हमारी रिलीजियस एफिलिएशन है, ये ज़्यादा देर हमें एक दूसरे के खिलाफ इस तरीके से खड़े नहीं रखेगी। हम दोबारा नॉर्मलाइज हो जाएंगे। ये अलग बात है कि दोस्ती ना हो, लेकिन मेरा ख्याल है ये दुश्मनी जो है ये कम हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसके लिए हमें अच्छी डिप्लोमेसी की ज़रूरत होगी, अच्छी पॉलिटिक्स की ज़रूरत होगी, और अच्छे मुआशी कोई उनको इंसेंटिव देने की ज़रूरत होगी। तो ये तो रहे जो आपके काइनेटिक्स हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देते रहें, आप जहाँ भी आपके ऊपर हमला हो। लेकिन साथ के साथ दूसरे एवेन्यूज़ अगर हम खुले रखें, तो शायद फ्यूचर इस खित्ते के लिए बेहतर होगा। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। जनरल साहब, एक और फाइनल इसी के अफगान, इससे पहले कि ईरान की जरा बात करें, इसमें एक अहम जो डायमेंशन है इस वक्त, हिंदुस्तान जिस तरह से इसका फायदा भी उठा रहा है, लेकिन अफगान तालिबान के साथ एक उनको उनकी पेट्रनेज भी कर रहा है। और अब लोग ये भी कह रहे हैं भी ये जो ड्रोन्स भी वहां से जो हमला किया गया, वो भी उसमें पता लगा कि वो इसराइली साख्त के थे। और मोदी भी वहां इसराइल गए हुए थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो इंडिया के। तो ये एक नेक्सस भी इंडिया इसराइल का और तालिबान का, इसका जिक्र भी किया जा रहा है। और आप किस हद तक ये समझते हैं कि ये दुरुस्त है, ये खदशा और अंदेशा, और ये कि ये आगे बढ़ के कितना हमारे लिए चैलेंजिंग मजीद साबित हो सकता है? हाँ, मेरा ख्याल है कि ये खदशा या अंदेशा नहीं है, ये एक हकीकत है। ठीक। क्योंकि जब हिंदुस्तान ने भी हम पर हमला किया, तो उस वक़्त भी हम अच्छी तरह जानते थे कि कश्मीर से बैठकर इसराइली खुद कुछ चीज़ें ऑपरेट कर रहे थे। बल्कि मुझे तो इस चीज़ का भी है थोड़ा-सा खदशा, कि ऐसा ना हो कि एयर डिफेंस यूनिट्स जो हैं इंडिया की, वो पहुँच जाएँ
ये हम्म। सैम जिनको सरफेस टू एयर मिसाइल लेकर अफगानिस्तान में, ताकि उनका दिफा कर सकें अगेंस्ट आर एयरफोर्स, उसका इम्कान भी है। लेकिन देखना ये है कि क्या इतनी इसी दलदल में दोनों मुल्क खुदते चले जाएंगे या इससे निकल पाएंगे। ये तो पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है कि हम अपनी प्यादा अफवाज को किसी भी वक्त अंदर नहीं घुसने देंगे या अंदर घुसने के अहकाम नहीं देंगे, ये मेरा अंदाजा है। जी। क्योंकि वहां पर फिर हम उनके स्ट्रॉन्ग एरिया में चले जाते हैं। उनकी जो जंग करने का तरीका है उसमें गुरिल्ला वॉरफेयर में वो ज़्यादा अच्छे हैं, और कन्वेंशनल वॉर में दे कैन नॉट स्टैंड स्टैंड अगेंस्ट अस। तो जब तक वो कन्वेंशनल हमले हमारे ऊपर करते रहेंगे वो मुंह की खाते रहेंगे। लेकिन जब भी उन्होंने अपना वो तरीका दोबारा चेंज कर दिया और सुसाइड बॉम्बिंग पर आ गए और दोबारा गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर दी, तो उसमें हमारे लिए मसाइल हो सकते हैं। तो पाकिस्तान को चाहिए कि बस इस बॉर्डर को फिलहाल मैनेज रखे जब तक कि ईस्टर्न साइड पर हमारे खदशात खत्म नहीं हो जाते, और अपने आप को मत फंसाए इस दलदल में जो कि हमारे दुश्मनों का प्लान मुझे नजर आता है। लेकिन यह है कि इस वक्त हमें अंदरूनी तौर पर यकजहती की जरूरत है, और हर चीज को भुलाकर अपनी अफवाज के साथ पक्के तौर पे साथ खड़े होने की जरूरत है। इस वक्त पाकिस्तान चारों तरफ से घेराव में है। बिल्कुल। जी मैं जी जी हारून भाई। मैं एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्विकली कर लूं। जन साहब, आप बैलेंस्ड एडवाइस दे रहे हैं और यू नो डिप्लोमेसी को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, एंड दोनों ममालिक के हिस्टोरिकल रिलेशनशिप्स को भी सामने रखते हुए इस्लामिक उनकी आइडेंटिटी वगैरह। लेकिन बहुत सी हॉकिश आवाजें भी हैं, और इस बात का भी अब मैं पढ़ भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ, बार बार जिक्र आ रहा है कि ये जो इनका मसला है ड्यूरेंट लाइन को ना तस्लीम करने का और फाटा की बातें करने का, तो ये बात बार बार होने लगी है कि अगर ड्यूरेंट लाइन उनको नहीं एक्सेप्टेबल, तो फिर हमें भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और बॉर्डर को फिर काबुल तक ले जाते हैं। और इसके साथ साथ वाखान कॉरिडोर की भी बड़ी फ्रीक्वेंटली अब बात होने लगी है कि हमें कोई जरूरत नहीं है अफगानिस्तान के ऊपर डिपेंड करने की। और वाखान कॉरिडोर जो है वो एक छोटी सी पट्टी है जो पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया को के दरमियान में अफगानिस्तान आ जाता है। तो उस पट्टी को पाकिस्तान बआसानी उसके ऊपर कब्जा करके डायरेक्टली अपने लिंक्स सेंट्रल एशिया के साथ इस्टेब्लिश कर सकता है, और पाकिस्तान के रिलेशनशिप सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ बेहतरीन है। तो ये मैं हॉकिश आवाजें जो उठना शुरू हो गई हैं पाकिस्तान, जो हमने कभी सुनी नहीं थी रजा पहले, ये बड़ी फ्रीक्वेंटली अब ये बातें शुरू हो गई हैं। तो जन साहब इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें। ये देखिए, बात ये है कि जब आप जाहिरियत का शिकार हो जाएं और आपका जो गुडविल है वो बिल्कुल काम ना करे, तो आपको हक है कि आप अल्टरनेटिव सोचें। लेकिन मेरी सिर्फ ये राय है कि ये तमाम काम किसी न किसी तरीके से आगे चलाए जा सकते हैं मुनासिब वक्त के ऊपर, लेकिन ये वो वक्त नहीं है। ये इस वक्त ये काम करने का नहीं। इस वक्त सिर्फ हमें सिचुएशन को स्टेबलाइज करके इसको सिर्फ मैनेज किया जाए, और बाद में हम नॉर्दर्न अलायंस से बात करके, और ये जो आप बात कर रहे हैं बखान कॉरिडोर की, और कोई मुआहदा करके ये कि वो जो है, मैं कह रहा हूँ ये भी डिप्लोमेटिक का वर्चुअल ही है ना। आपने दूसरे को जब प्रेशर में डालना हो तो सिर्फ उससे नहीं हो सकता। लेकिन हकीकत और हिस्ट्री ये बताती है कि हमेशा जो ओवरऑल स्वे है अफगानिस्तान में वो पख्तूनों ही की रही है। और हमें गलत घोड़े के ऊपर शर्त लगाकर ऐसा ना हो कि हमेशा के लिए साउथ अफगानिस्तान को गंवा दें और एक पक्की दुश्मनी पैदा कर दें, बजाय इसके कि हम उनके इंटरनल अफेयर्स में कोई ज़्यादा घुसने की कोशिश करें। हमें चाहिए फिलहाल कि इसको हम एक तरीके से स्टेबलाइज कर लें। बाद की ये बातें हैं कि हमें डिप्लोमेसी में क्या करना चाहिए, प्रेशर कैसे डालना चाहिए, चीन के बारे में क्या हमारा रवैया होना चाहिए, चीन का हमारे साथ क्या रवैया होना चाहिए, चीन क्यों सर्दमहरी का मुजाहरा कर रहा है इस मामले में, इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। तो मेरा ख्याल कुछ कुछ चीज़ें हमें तब्दील करने की ज़रूरत है अपनी पॉलिसी में, अपनी फॉरेन पॉलिसी में, अपनी इंटरनल पॉलिसी में, अपनी हमसायों के साथ पॉलिसी में। तो वो फिर उसके लिए वक्त दरकार है। इस वक्त तो हम वी आर इन ए स्टेट ऑफ वॉर, और स्टेट ऑफ वॉर में फिर आपने ये देखना होता है कि क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। तो मोस्ट डेंजरस सिनेरियो जो है वो ये है कि हमें अफगानिस्तान की तरफ तवज्जो दिलाकर ऐसा ना हो कि ईस्ट की तरफ से कोई काम शुरू हो जाए। तो उस वक्त का हमें इंतजार करना चाहिए तमाम बातों के लिए, जो हॉक भी अगर कोई बात कर रहे हैं।
और फिर मैं ये कहूँगा कि जब आपके पास पार्लियामेंट है, जैसी तैसी भी है, जब आपके पास एक मुल्क है जिसको फिर आप कहते हैं जमहूरियत है, तो किसी न किसी तरीके से आप राय तो मालूम कर लें ना पार्लियामेंट की या अपने लोगों की, कि वो क्या चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई 2-3 लोग या 4-5 लोग अपने काम अब चलाना शुरू कर दें और किसी को घास भी ना डालें। जी, जी बहुत बड़ी अहम बात आपने कही है। इंटरनल यूनिटी इस वक्त चाहिए, और वो उसी वक्त होगी जब लोगों को और लोगों के नुमाइंदों को इसमें शामिल किया जाएगा इस पूरे मामले में। जनरल साहब, बढ़ते हैं ईरान की तरफ। दूसरा जो हमारा इस वक्त क्राइसिस बढ़ के ईरान के लिए तो है ही, और उनसे ज़ाहिर हमदर्दी भी है ईरान के अवाम के लिए जो इस वक्त उन पे गुजरेगी आने वाले दिनों और हफ्तों में। लेकिन हमें हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है। एक तो हमने माजी में देखा है कि रेफ्यूजीज का इनखला जो होता है, महाजरीन का एकदम वो होता है। फिर आज मैं देख रहा था इसराइल का जो वजीर आजम है उसने कहा है कि जी बलोच को, अजेरीज को और कुर्दों को कि जी खड़े हो जाओ ईरानी हुकूमत के खिलाफ और हम रजीम चेंज करेंगे। अब जाहिर बात है कि अगर उनका तो मकसद यही है कि पहले काफी अरसे से कि वहां पे रजीम बदल के इसराइल नवाज एक हुकूमत आ जाए ईरान में। अब वो होता है कि नहीं होता, लेकिन अगर इंस्टेबिलिटी भी होगी तो फिर भी पाकिस्तान के ऊपर तो उसके बड़े गहरे नकूश वो होंगे मरतब। इसके बारे में जल्द साहब जरा बताइए कितना हमें सिक्योरिटी इस वक्त थ्रेट है। जी देखिए, इस बारे में तो कोई राय नहीं है, ये बात सामने आ चुकी है कि जब बलूचिस्तान की बात हो तो उसमें पाकिस्तान का बलूचिस्तान शामिल है। और वो जो पिछले महीने आपने जो हमले देखे 2-3 हफ्ते पहले बलूचिस्तान में, वो भी उसी के शाफसाना थे। और एक ऐसा टुकड़ा कार्व आउट करने की बातचीत हुई है जिसमें पाकिस्तानी बलूचिस्तान और उनका बलूचिस्तान, सिस्तान, ये इलाके अलग करने की कोशिश वो ज़रूर करेंगे। लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि पाकिस्तानी फ़ौज की जो तैयारी की सूरत हाल है, जो हमारा वेर-विदौल है, जो हमारी ट्रेनिंग है, कम से कम पाकिस्तान के बलूचिस्तान में तो इस किस्म की कोई कार्रवाई शायद ना कर सकें। और जहाँ तक रिफ्यूजीज़ का मामला है, मेरा ख़्याल है ईरान से रिफ्यूजीज़ के आने के इम्कानात इसलिए कम है कि ईरान में काफ़ी जगह है। बहुत इलाके हैं, वो मूव कर सकते हैं एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ। और ख़्याल यही है कि शायद इस तरफ नहीं आए। रजीम चेंज करना भी वहाँ पर इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपने पहले भी देखा कि काफ़ी लोग निकले थे स्ट्रीट्स में, लेकिन जो ही उनको अंदाज़ा हुआ, जो पॉपुलेशन की मेजॉरिटी है, उनको अंदाज़ा हुआ कि ये तो एक साज़िश मालूम होती है, और पुराने शाह के बेटे को जब सामने लेकर आए, जो कि बिल्कुल इनको कबूल नहीं है। फिर मस्जिदों को जो अटैक किया गया, जब वो सिगरेट पीती हुई ख़वातीन ने इनके जो बुज़ुर्ग हैं, उनकी तस्वीरें जलाई, तो फिर सारा मामला चेंज हो गया। तो वो अभी ईरानियों के ज़हन में अब भी होगा। ईरानियों का जो जवाब है, जो कि अभी तक हल्का-फुल्का ही आया है, उस पे डिपेंड करेगा कि आगे मामलात कैसे चलते हैं। क्योंकि अगर तो ईरानी मिसाइल, अगर उनके पास हाइपर मिसाइल हुए या किसी ने दे दिए हुए, या कोई ऐसी चीज़ हुई जो कि आयरन डोम्स को क्रॉस करके हिट करना शुरू कर दे इज़राइल को, तो फिर तो मामला बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। इसी तरीके से जो 2 बहरी बेड़े आए हुए हैं अमेरिका के, साफ ज़ाहिर है कि उनको हिट करना कोई आसान नहीं है। लेकिन अगर कोई एक आध भी हिट हो गया तो उससे भी बहुत बड़ा एक क्राइसिस पैदा होगा। तो लेट अस सी। अभी तो ऐसे लगता है कि ओपनिंग राउंड है, जिसमें दोनों ने एक-दूसरे के मसल्स को चेक किया है। और आज रात के बाद, क्योंकि ईरान नॉर्मली 24 घंटे के बाद जो है ना हार्श रिएक्शन देता है, अगले 2-3 दिन में मेरे ख़्याल काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। इस वक़्त तो जो तवाज़ुन है ताकत का, वो तो अमेरिका और इसराइल के हक़ में बहुत ज़्यादा है। और वैसे भी मेरा ख़्याल कोई भी मुल्क इस तरीके से ईरान के साथ नहीं खड़ा, जिस तरीके से इसराइल के साथ कुछ मुल्क खड़े हैं। तो देखते हैं कि क्या हुआ जी, है। वो जो हम खबरें सुनते थे कि बड़े जहाज़ उतरे हैं वहाँ पर, चाइनीज़ और रशियन, क्या वो दुरुस्त था या गलत था? ये भी आने वाले दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दुरुस्त। हारून भाई, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैं एक दो फॉलो अप। जी, मैं ये कहना चाहता था कि मैं जलसा पढ़ रहा था। अभी तो कुछ घंटे हुए हैं ये यूनाइटेड स्टेट्स की स्ट्राइक्स, और फिर ईरान ने कुछ और हल्की फुल्की स्ट्राइक्स बैक की हैं।
यूएस के अड्डों पे जो मिडल ईस्ट में है। तो मैं पढ़ रहा था कि ये 3-4 दिन चलेगा मामला, और अंडरस्टैंडिंग इनकी पहले से हो चुकी है, और ये हल्का फुल्का जो है ये मामला चलेगा, और उसके बाद डी एस्केलेशन में यूनाइटेड स्टेट्स क्लेम कर लेगा विक्ट्री हो गई है और हमारी बातों को मान ली है, और कुछ इस किस्म का कुछ। बहरहाल देखें इसमें क्या होता है। मैं जो इस पे रोशनी डालना चाहता था वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है कि आप इंडिया की पोजीशनिंग देखें कि इंडिया जो है उसने अपनी हिस्टोरिकल जो नॉन अलाइंड एक इंडिया की थी आउटलुक, उसमें आप देखें कि जाके पैलेस्टीनियन के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, तो जाके इसराइल के साथ एक बल्कि उनकी पार्लियामेंट में जाके उनसे हाथ मिला लिया और स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लिया। उसके बाद ईरान के साथ इनका जो था आपको पता ही है, वहां पे तो इन्वेस्टमेंट भी की थी चाबहार और ऑल दैट। तो अब वो ऑब्वियसली इसराइल के साथ मिल गए हैं, तो काइंड ऑफ आप समझे कि ईरान के खिलाफ ये जो एक्सेस इस वक्त हुआ है जिसकी आपने बात की है, यूएस, इंडिया एंड ईरान, सॉरी इसराइल। अच्छा, तीसरा बड़े इंटरेस्टिंगली जन साहब, रशिया जो है उसके उससे भी ऐसे मालूम होता है कि इंडिया जो है उससे डिस्टेंस कर रहा है, क्योंकि रशिया कॉन्स्टेंटली RIC को दोबारा से करना चाह रहा है, उसको इनविगरेट। और RIC का मतलब रशिया, इंडिया और चाइना, ये ब्रिक्स से पहले एक जो प्लेटफॉर्म बना था, लेकिन इंडिया उसके अंदर आने में थोड़ा सा मतलब हेजिटेंसी दिखा रहा है। एंड ऑब्वियसली चाइना के खिलाफ तो इंडिया जो है वो सो मालूम ये हो रहा है कि उसकी एक तो नॉन अलाइंड पोजीशन इंडिया की जो थी उससे वो हट चुका है, और बड़ी क्लियर कट वो पोजीशंस ले रहा है इजराइल के साथ हाथ मिलाने की और यूएस कैंप में जाने की, और विच इज कॉजिंग डिस्टेंस फ्रॉम रशिया एंड ऑल एट द एक्सपेंस ऑफ एंटी चाइना पॉलिसी, जिसके अंदर पाकिस्तान बड़ी अच्छी तरह फिट होता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है ऑब्वियसली चाइना के करीब है। तो आपका क्या ख्याल है ये इंडिया का जो ओवरचर है? जी, मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो इंडिया और इसराइल के ताल्लुकात हैं, इसके अंदर डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से ज़्यादा रिलीजियोसिटी जो है वो पार्ट प्ले कर रही है। एक्सट्रीम राइट हुकूमतें हैं दोनों मुल्कों में, वो आपको पता है ग्रेटर इसराइल की अपना बाकायदा अपनी किताबों से, अपने सहीफों से बात कर रहे हैं। इधर मोदी जो है ये हिंदुत्वा और हिंदू एक्सट्रीमिज्म का दाई है, और कहीं इनके आपस में शायद हो सकता है किताबों में कोई चीज़ें मिलती-जुलती भी हों। तो इस वक़्त जो इनकी एफिनिटी है, दैट इज़ मोर बिकॉज़ ऑफ दिस फैक्टर, ये हेवी फैक्टर है इस वक़्त दोनों मुल्कों में। और बाकी आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जितनी फ़ाल होनी चाहिए इन रिएक्शन एंड टू ऑक्यूपाई स्पेसेस जो कि छोड़ रहा है हिंदुस्तान, क्योंकि हम जब कोई स्पेस छोड़ते हैं वो तो 1 मिनट नहीं लगाता, एकदम उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। लेकिन जो स्पेस वो छोड़ता है, हम उसके बारे में बिल्कुल ढीले-ढाले रहते हैं। अभी जिस तरीके से रूस से वो दूर हो रहा है, और रूस और चाइना की एक कुदरती एफिनिटी है, हमें चाहिए था कि फौरी तौर पे एक हाई लेवल मिशन जो है वो रूस जाता और हाई लेवल मिशन चाइना जाता, और ये हम अपना ट्रायंगल जो है इसको हम मजबूत कर लेते। लेकिन हम भी किसी मसमसे का शिकार। अब यही देख लें कि एक मुल्क जो है वो पाकिस्तान की हिमायत कर रहा है, अफगानिस्तान के साथ उन्हीं का साथी मुल्क जो है वो अफगानिस्तान की हिमायत कर रहा है। तो ये खिचड़ी जो है इसको हमें समझ लेना चाहिए कि ये मामला किस तरफ जा रहा है, और हमें असेस कर लेना चाहिए कि एक्चुअली असल इनके ज़हन में क्या है और इनका प्लान क्या है। उसके मुताबिक हमें अपने आप को फौरी तौर पे रीएडजस्ट करने की ज़रूरत है। हम बहुत लेथार्जिक हैं, बहुत लेज़ी हैं in our diplomacy, in our international relations. I think we have to do it much, much faster. जन साहब, रूस जाने के बाद फिर जो होता है वो आपको पता है ना, उसका जी कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, वो सही है, वो लेकिन जा रहे हैं आपको वैसे आपको अगले हफ्ते। आपको आपको वक़्त देखना चाहिए ना। एक टाइम होता है कि जब के जाना खतरनाक है, एक वक़्त होता है जबकि आप जा सकते हैं। चलें, आप खुलेआम नहीं जाते, आप किसी और तरीके से चले जाएँ। लेकिन और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि रशिया का बलूचिस्तान के बारे में बहुत उनके पास नॉलेज है, क्योंकि आपको पता है कि एक ज़माना था उन्होंने बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी को बहुत हवा दी थी। तो उनके कुछ पुराने लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हम बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी के सिलसिले में भी रशिया से बड़ी हेल्प ले सकते हैं, अगर हम कोशिश करें तो। जी, बहुत अहम बात की जनरल साहब ने। मैं सिर्फ इसमें आपसे ये जानना चाहता हूँ, कमिंग बैक टू ईरान टॉपिक का जो मौजू है। जनरल साहब, आपने भी कहा कि अभी आने वाले
दिनों में पता भी लग जाएगा। और आपने ये मिलिट्री कैपेबिलिटी की भी बात की, तो इस वक्त और आपने बिल्कुल उसका हकीकत पसंदाना बात की कि इजराइल और अमेरिका की फौजी कुवत के सामने ईरान की ताकत जो है वो नहीं है उस तरह से कि वो मुकाबला कर सके। लेकिन सरवाइव करने के लिए ये क्या सरवाइव कर पाएगी वहां की रेजिम? क्योंकि आपने ये भी कहा कि आसान नहीं होगा हुकूमत को बदलना उधर। जी, मेरा अपना ख्याल ये है कि जो डिले हुआ है अटैक, क्योंकि आपको पता है ये तो 1.5 महीना पहले की बात है कि ट्रंप ने कह दिया था कि मैंने हुक्म दे दिया है और फौजें चल पड़ी हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अभी उन्होंने अपने लोगों को फांसियाँ देना बंद कर दी हैं। इस किस्म का वो बहाना बनाया। मेरा अपना ख्याल ये है कि कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग हुई जिसका ज़िक्र किया है हारून साहब ने, कि ये जो अटैक किए हैं, जवाबी अटैक किए हैं ईरान ने, इसके अंदर अभी तक कोई बहुत लीथल अटैक नहीं आपको नज़र आया, इवन इन गल्फ कंट्रीज, इवन अगेंस्ट इज़राइल। तो अगर तो ये एक नूरा कुश्ती है जिसके इम्कानात हैं, जैसे कि हारून साहब इशारा कर रहे थे, तो वो इसलिए होगी कि ईरान ने कोई ऐसा मैसेज दे दिया है अमेरिका और इसराइल को कि आप ठीक है, भले अपने अवाम के आंखों पे पर्दा डालने के लिए कुछ करना चाहें तो कर लें, हम भी करेंगे, लेकिन अगर आपने सीरियसली हमारे साथ कोई काम किया तो हम भी सीरियस हो जाएंगे, और हमारा इस दफ़ा जब हम सीरियस होंगे तो आपको इसका थोड़ा सा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और कोई इस किस्म की सुनगुन उनको पहुंच गई शायद हो, ये एक सिनेरियो है जिसमें ये नूरा कुश्ती हो सकती है। लेकिन अगर ईरान वाज ट्राइंग टू गो न्यूक्लियर, जो कि मेरा ख्याल है कि अगर वहाँ पर अक्लमंद लीडरशिप मौजूद है तो वो सुबह-शाम कोशिश कर रहे होंगे, कहते वो जो भी रहें, सुबह-शाम कोशिश कर रहे होंगे कि दे शुड गो न्यूक्लियर। और उसमें वो पूरी तगदो से, और अमेरिका और ये सारे लोग सैटेलाइट से देख रहे होंगे। तो अभी चूँकि कुछ पता नहीं है, चीज़ें हमारे सामने है नहीं, लोगों के ज़हन में क्या है, फ़िलहाल तो अमेरिका यही शो कर रहा है कि वो रेजीम चेंज करना चाह रहे हैं। उन्होंने लोगों को भी अपील, आपने सुना होगा जो ट्रंप की तकरीर है, उन्होंने उनके जो गार्ड हैं उनको भी ये कहा है कि जी हम आपको माफ़ कर देंगे अगर आप हथियार फेंक दें। तो वो तो बड़ी एडवांस किस्म की बातचीत कर रहे हैं, जो मेरा ख्याल खलाई किले मालूम होते हैं हमें दूर से। अल्लाह बेहतर जानता है कि कितना उसमें वो कामयाब होते हैं। तो जब तक कोई सीरियस डैमेज एक दूसरे को ये नहीं करते, उस तक मैं भी यही कहूँगा कि ये एक नूरा कुश्ती है, एक लिमिटेड वॉर है जो शायद जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर किसी भी एक साइड से कोई सीरियस मामला हुआ, जो कि अभी तक नहीं हुआ है, तो फिर हो सकता है कि ये जंग तूल पकड़ जाए, और ये हो सकता है कि जंग फैल जाए। तो ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, गल्फ स्टेट्स, ईरान, ये पूरा खित्ता जो है, ये इस जंग की लपेट में आ सकता है। अगर ये सीरियस जंग हो गई, फिर ये लंबी भी होगी, ये खतरनाक भी होगी। और अगर ये खत्म होनी हुई, तो ये आज हफ्ता है, तो मेरा ख्याल अगले हफ्ते तक ये इट शुड वाइंड अप। अल्लाह करे कि सर ऐसा ही हो, उससे पहले ही वाइंड अप हो जाए, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि ये कत्लो गारत और खून रेजी जो है कम से कम हो, और हमारे नेबरहुड में तो बिल्कुल भी ना हो। तो इसलिए आमीन ही कहूंगा मैं आपकी बात पे। हारून भाई, अगर कोई आपका और कोई सवाल है तो प्लीज। मेरे पास एक चलते चलते एक फाइनल कमेंट यही है जन साहब, अगेन मैं थोड़ा डिफरेंट एक एंगल पे बात करूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर पहली दफा ये हुआ है इसकी हिस्ट्री में कि इसराइल के खिलाफ जो है वो ज्यादा अमेरिकन है इस वक्त, और इसराइल के हक में कम है। ये अभी नया सर्वे आया, आज सुबह ही आया। और ये मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें बड़ी रियलिस्टिकली उन्होंने कॉन्ट्री टू जो स्पेशली हमारे मुल्क में जो ये समझा जाता है ट्रम्प के बारे में, ये पहला यूएस प्रेसिडेंट है जिसको इसराइली क़यादत जो है वो डिक्टेट नहीं कर सकती। और वो गो के हमें कुछ और नजर आ रहा हो सामने, लेकिन फैक्ट ये है कि उसने लड़ाई बंद करवाई है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। उसने ये जो हर रोज सैकड़ों फलस्तीनी जो थे उनको शहीद किया जा रहा था, उसको स्टॉप करवाया। उसके बाद वो जिस तरह से हैंडल कर रहा है नेतन्याहू को, उसकी बात भी सुन लेता है, और उसने चाहे तो करता है, वरना ही पुट्स हिज फुट डाउन। सो ही इज द फर्स्ट। अदरवाइज तो दूसरे प्रेसिडेंट्स के पास ये ऑप्शन नहीं होती थी। इजरायली प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में आके आंखों में आंखें डाल के कहता था ये करो, और अगर प्रेसिडेंट नहीं करता था तो वो जाके कांग्रेस के पास चला जाता था और वहां पे जाके जोर शोर डालता था अपना और अपना मनवा लेता था। ये पहली दफा हुआ है कि ऐसा प्रेसिडेंट आया है जो कि वो
करता है जो कि वो समझता है। तो मैं इसके ऊपर एक थोड़ा सा बस ये बात करना चाहता था कि दिस इज ऑल्सो समथिंग जो कि हमें सोचना चाहिए। और इस वजह से मैं समझता हूँ कि इसका अच्छा चांस है कि ईरान के साथ शायद अगले चंद दिनों में डी एस्केलेशन हो जाए। ये इसराइल जी, को आप जो बात कर रहे हैं बस अगर एक दो जुमलों में मैं ये कहूँ तो मतलब आप ये सजेस्ट कर रहे हैं जो कि मुझे भी अपील करती है बात कि वो सेटिस्फाई भी करना चाह रहा है इजरायली पब्लिक को, इजरायली गवर्नमेंट को, एट द सेम टाइम वो एक खास लाइन को क्रॉस भी नहीं करना चाह रहा है। क्योंकि Exactly. वो मिड टर्म जो अपने इलेक्शन अमेरिका में होने हैं उनका इम्पैक्ट भी है, जैसे आप कह रहे हैं कि अमेरिकन का जो रुझान है वो किस तरफ है, तो इस चीज़ के इम्कानात हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगले चंद दिनों में ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि ये एक लिमिटेड वॉर थी जो ख़त्म हो जाएगी और फिर दोबारा बातचीत शुरू हो जाएगी, या ये एक ऑल आउट वॉर में तब्दील हो जाएगी। और फिर ये कि पाकिस्तान जो है वो इनके प्लानिंग में क्योंकि ये तो मुमकिन नहीं है कि इज़राइल और इंडियन प्लान्स में शामिल ना हो कि पाकिस्तान के साथ क्या करना है। तो वो उनका इरादा बाद में कुछ करने का है या अभी ही कुछ करने का है, ये चीज़ें भी मेरा ख़्याल अगले हफ़्ते तक क्लियर हो जाएँगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान इनमें से गुज़र जाएगा तूफ़ान में से। हमें अपनी नाज़ है अफ़वाज के ऊपर, हमें एतमाद है अपनी अफ़वाज की कारकर्दगी के ऊपर, उनके पास जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर। और आखिर में मैं फिर ये कहूँगा कि एक कौमी यकजहती का हमें सबूत देते रहना चाहिए जब तक हम इन दिनों में से गुज़र रहे हैं। बाकी हम अपनी दोबारा बातचीत जो है, जो हमारी आपस की बहसें हैं, हम बाद में चला सकते हैं। इस वक़्त है कि हम बिल्कुल एक होकर अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़े हो जाएँ। जी। जी, बहुत शुक्रिया। और हारून भाई थैंक यू, और जनरल साहब हमेशा की तरह बहुत बहुत ही बढ़िया। मालूमाती आपकी बात होती है, तज्ज़िया, और आई एम श्योर नाज़रीन भी इत्तेफ़ाक करेंगे। और इंशाल्लाह अगली बार तक के लिए आप सबसे इजाज़त और खुदा हाफ़िज़।